जंगल के बीचों बीच ना एक बहुत ही भयानक दृश्य की कल्पना कीजिए। मतलब घने सन्नाटे में एक विशाल कोबरा का सिर बुरी तरह कुचला हुआ पड़ा है। आसपास की जमीन पर एक हिंसक और जानलेवा संघर्ष के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और कोई भी इंसान जब इस क्राइम सीन को देखेगा ना, तो उसका पहला विचार यही होगा कि ये किसी नेवले या मतलब किसी खूंखार शिकारी का काम है। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिन वाइल्ड लाइफ रिसर्च पेपर्स और दस्तावेजों की गहराई में जा रहे हैं, उनमें छिपा सच मतलब सच में दिमाग हिला देने वाला है। इस खौफनाक मर्डर के पीछे किसी खूंखार जानवर का नहीं, बल्कि शांति और बेपनाह खूबसूरती के प्रतीक का हाथ है, एक मोर का। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो जीव विज्ञान के कई स्थापित नजरियों को चुनौती देता है। मतलब सदियों से हमने मोर को सिर्फ एक कोमल और सजावटी पक्षी ही माना है ना। सही कहा। लेकिन हमारे पास जो पारिस्थितिक स्रोत हैं, वो मोर और खतरनाक सांपों के बीच की उस खूनी दुश्मनी का पर्दाफाश करते हैं जिसे कैमरे भी मुश्किल से पकड़ पाते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन सिर्फ इस पक्षी की आदतों को दोहराना नहीं है। मतलब हम इन दस्तावेजों के जरिए इस बात की तह तक जाएंगे कि कुदरत कैसे एक ही जीव के अंदर चरम सुंदरता और चरम आक्रामकता को एक साथ पिरोती है। बिल्कुल। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। अगर हम जमीनी हकीकत को देखें तो जंगल में खाने पीने की तो कोई कमी होती नहीं है। ऐसे में एक मोर का जानबूझकर एक जहरीले कोबरा से उलझना मतलब सिर्फ भूख मिटाने का तरीका तो नहीं हो सकता। मेरी समझ से ये एक बहुत बड़ा और गैर जरूरी रिस्क लगता है। देखिए, रिस्क तो है, लेकिन जीव विज्ञान की नज़र में ये रिस्क बिना किसी ठोस कारण के नहीं लिया जाता। इसे केवल भूख से जोड़ना ना एक अधूरी तस्वीर होगी। अच्छा, तो फिर असली वजह क्या है? असल में ये सीधे तौर पर सर्वाइवल यानी अस्तित्व की जंग है। मोर मुख्य रूप से एक ऑपर्चुनिस्टिक हंटर या अवसरवादी शिकारी होता है। इसका मतलब है कि वो शिकार की तलाश में मीलों नहीं भटकता। उसके इलाके में जो भी प्रोटीन का स्रोत आता है वो उसे खा लेता है। हाँ, और सांप तो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है ही। बिल्कुल, लेकिन बात सिर्फ शिकार की नहीं है, बात सुरक्षा की भी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोर जानबूझकर सांपों के बिल नहीं खोजता, बल्कि सांप खुद उसके इलाके में आते हैं। मतलब अगर मैं मोर के रहन सहन को देखूं तो याद आता है कि मोरनी अपने अंडे जमीन पर या घनी झाड़ियों के बीच देती है। क्या ये एक बड़ी वजह है? आप एकदम सही दिशा में सोच रहे हैं। जमीन पर बने हुए ये घोंसले सांपों के लिए बहुत आसान लक्ष्य होते हैं और इसी वजह से मोर अपने इलाके को लेकर असाधारण रूप से पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब वो अपने परिवार को बचाने के लिए आक्रामक हो जाते हैं। हाँ, उन्हें पता है कि जमीन पर रेंगने वाला कोई भी जीव उनके लिए सीधा खतरा है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मोर किसी सांप के अंडों के करीब आने का इंतजार नहीं करता। एक मिनट, इंतजार नहीं करता? तो क्या वो पहले ही हमला कर देता है? बिल्कुल। इन दस्तावेजों में जिसे सबसे ज्यादा रेखांकित किया गया है वो है मोर का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी खतरे के हमला करने से पहले ही उसे खत्म कर देना। अरे वाह, ये तो मतलब हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म के उस प्री क्राइम विभाग की तरह हो गया, जहां भविष्य में होने वाले अपराध की भनक लगते ही अपराधी को पहले ही मार दिया जाता है। हाँ, ये एनालॉजी यहाँ एकदम सटीक बैठती है। मतलब मोर सांप के इरादों को पहले ही समझ लेता है। सांप ने अभी कोई नुकसान पहुंचाया नहीं है, लेकिन उसका वहां होना ही उसकी मौत का वारंट बन जाता है। सही कहा। प्रकृति में इंतजार करने का मतलब अक्सर मौत ही होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। वो क्या? जब एक पक्षी पहले हमला करने का फैसला करता है तो उसके पास हथियार क्या है? एक तरफ कोबरा है जिसके पास घातक जहर है, फुर्ती है। दूसरी तरफ एक पक्षी है जिसके पास न तो जहर है और ना ही शेर जैसे जबड़े। हाँ, यही बात मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रही थी। बिना किसी बाहरी हथियार के एक जहरीले सांप को हराना कोई छोटी बात तो है नहीं। अगर मोर के पास सिर्फ उसकी चोंच और पैर हैं, तो ये लड़ाई महज ताकत की नहीं बल्कि किसी खास तकनीक की होनी चाहिए। बिल्कुल, हथियारों की इसी कमी को मोर अपनी युद्ध नीति से पूरा करता है। तो क्या वो अपने उन भारी पंखों का इस्तेमाल किसी तरह के शील्ड के रूप में करता है? हाँ, जब लड़ाई शुरू होती है ना, तो मोर की तकनीक किसी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट जैसी होती है। और आपने पंखों का जो जिक्र किया, वो लड़ाई का सबसे पहला और अहम चरण है।
सांप को देखते ही मोर अपने पूरे पंखों को एक विशाल छतरी की तरह फैला लेता है। जिसे हम आमतौर पर सोचते हैं कि वो सिर्फ मोरनी को आकर्षित करने के लिए है। बिल्कुल, लेकिन युद्ध के मैदान में ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार बन जाता है। मैं समझ रहा हूँ। ये किसी जादूगर के इल्यूजन जैसा काम करता होगा। मतलब सांप जमीन पर है, उसका नजरिया बहुत नीचे से है जी। जब अचानक उसके सामने इतने बड़े और अनगिनत आंखों वाले पंख फैलते हैं, हाँ। तो उसे लगता होगा कि कोई बहुत बड़ा दानव सामने आ गया है। हाँ, और इसी इल्यूजन से असली शरीर छुप जाता है। सांप पूरी तरह से भ्रमित हो जाता कि वार आखिर कहाँ करना है। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का ये तो सबसे कारगर तरीका है। सही कहा। वो पंखों की विशालता में असली शरीर का अंदाजा लगा ही नहीं पाता। और जैसे ही सांप का ध्यान भटकता है, मोर अपनी दूसरी चाल चलता है। दूसरी चाल वो क्या है? वो जमीन पर खड़े रहकर सीधा मुकाबला नहीं करता, क्योंकि वहां सांप फुर्तीला है। मोर बार बार हवा में ऊंची छलांग लगाता है। अच्छा, एक एरियल असॉल्ट। बिल्कुल। इस हवाई हमले का फायदा ये होता है कि नीचे आते समय वो अपने बेहद नुकीले पंजों और अपने पूरे शरीर के भारी वजन का इस्तेमाल करता है। और उसका निशाना सीधा सांप की रीढ़ की हड्डी पर होता होगा ना? अगर एक भारी पक्षी ऊपर से पूरे वेग के साथ पंजों से रीढ़ पर वार करे, तो सांप की गतिशीलता वहीं खत्म हो जाएगी। एकदम सही। बिना रीढ़ के सहारे के कोबरा अपना फन उठा ही नहीं पाएगा। और यही इस हमले का मुख्य उद्देश्य होता है, सांप को पंगु बना देना। एक बार जब सांप की रीढ़ पर चोट लगती है और वो कमजोर पड़ता है, तब मोर अपने सबसे घातक और अंतिम प्रहार की ओर बढ़ता है। वो चिमटे की तरह पकड़ने वाला वार। हाँ, मोर अच्छी तरह जानता है कि सांप का कमांड सेंटर और उसका जहर उसके सिर में है। अपनी लोहे जैसी मजबूत चोंच से मोर उस कोबरा का सिर एकदम जकड़ लेता है। बाप रे, इसके बाद जो नज़ारा होता होगा उसकी कल्पना करना भी खौफनाक है। अब मैंने कुछ वाइल्ड लाइफ दस्तावेजों में पढ़ा है कि एक बार जब सिर चोंच की गिरफ्त में आ जाता है तो मोर उसे छोड़ता नहीं है। बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो सांप के सिर को हवा में उठाता है और उसे जमीन पर या आसपास के पत्थरों पर बार बार पूरी ताकत से पटकता है। मतलब ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सांप का दिमाग पूरी तरह से कुचल ना जाए। ये एक बेहद हिंसक फिनिशिंग मूव है। हाँ, और ये निर्ममता ही उसकी जीत का कारण है। लेकिन इस पूरे संघर्ष का एक और तकनीकी पहलू है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस लड़ाई में ऐसा तो है नहीं कि सांप ने पलटवार नहीं किया होगा। बिल्कुल, कोबरा तो लगातार डसने की कोशिश करेगा ही। हाँ, और यहीं पर मेरे दिमाग में एक और सवाल उठ रहा था। देखिए, नेवले और सांप की लड़ाई बहुत मशहूर है और हम जानते हैं कि नेवले के खून में बायोलॉजिकल रूप से एक इम्यूनिटी होती है जो सांप के जहर को बेअसर कर देती है। तो क्या मोर के शरीर में भी इवोल्यूशन ने ऐसा कोई एंटीवेनम विकसित किया है जो उससे बचा सके? अगर हम जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो सच्चाई एकदम इसके विपरीत है। मोर के खून में सांप के जहर से बचने की कोई इम्यूनिटी नहीं होती। क्या बात कर रही हैं? कोई एंटीवेनम नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अगर एक कोबरा का जहर किसी तरह मोर के खून में प्रवेश कर जाए ना, तो उस पक्षी की मौत निश्चित है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब है कि वो बिना किसी बायोलॉजिकल बैकअप के ये मौत का खेल खेल रहा है। अगर खून में इम्यूनिटी नहीं है तो फिर उसे बचाता क्या है? क्या वो फिजिक्स का इस्तेमाल एक कवच की तरह कर रहा है? हाँ, ये इस पूरे विषय का सबसे दिलचस्प मोड़ है। इवोल्यूशन ने उसे अंदर से नहीं बल्कि बाहर से एक अभेद्य कवच दिया है, और इसके लिए हमें उसके पैरों और पंखों के भौतिक ढांचे को समझना होगा। अच्छा। सबसे पहले उसके पैरों पर गौर करते हैं। उसकी टांगें केराटिन से बने स्केल्स की एक बहुत ही मोटी और सख्त परत से ढकी होती हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे किसी योद्धा ने अपने पैरों पर लोहे के शिन गार्ड्स पहन रखे हों। बिल्कुल। कोबरा के दांत नुकीले जरूर होते हैं, लेकिन वे उस सख्त केराटिन को चीरने के लिए नहीं बने हैं। अगर सांप पैरों पर वार करता है तो उसके दांत बस फिसल कर रह जाएंगे, जहर अंदर जा ही नहीं पाएगा। पैर तो सुरक्षित हो गए, लेकिन जब सांप हवा में उछलकर शरीर पर डंसने की कोशिश करता है तब क्या? तब पंख काम आते हैं। हमने पहले जिस इल्यूजन की बात की थी ना, वो सिर्फ एक धोखा नहीं है, वो एक फिजिकल बैरियर भी है। सांप अक्सर उन फैले हुए पंखों को ही असली शरीर समझकर हमला करता है। मैं इसे इमेजिन कर पा रहा हूँ। मतलब ये सिर्फ एक सर्दी के जैकेट जैसी चीज नहीं है, ये किसी आधुनिक केवलर या ग्लैडिएटर के जाल की तरह काम कर रहा है। एकदम सही।
जब सांप अपने जहरीले दांत उन घने पंखों में गड़ाता है तो वे दांत पंखों के जाल में ही उलझ कर रह जाते हैं। असली त्वचा तक पहुंचने से बहुत पहले ही जहर उन पंखों के बीच खाली जगह में गिर जाता है। हाँ, और यही स्ट्रक्चरल डिफरेंस मोर की जान बचाता है। सांप बार बार डसता है, लेकिन उसका जहर सिर्फ बेजान पंखों को ही भिगो पाता है। इस तरह बायोलॉजिकल इम्यूनिटी के बिना भी सिर्फ अपनी बनावट के कारण मोर ये खतरनाक लड़ाई जीत जाता है। कुदरत की इंजीनियरिंग वाकई लाजवाब है। अब जब ये खूनी संघर्ष खत्म हो गया और मोर जीत गया, तो इस शिकार का होता क्या है? सांप को मारना एक बात है, लेकिन क्या वो सच में उसे खा जाता है? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि सांप में हड्डियां भी होती हैं और उसका शरीर काफी लंबा होता है। और इस पूरी प्रक्रिया का जंगल के इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ता है? देखिए, मोर उस मृत कोबरा को ऐसे ही नहीं छोड़ा। उसका पाचन तंत्र असाधारण रूप से शक्तिशाली होता है। सांप को मारने के बाद वो उसे चोंच से फाड़कर या कई बार छोटे सांपों को पूरी तरह से निगलकर हजम कर लेता है। पूरी तरह से? हड्डियों समेत। हाँ, हड्डियों, त्वचा और जहरीले ग्रंथियों समेत पेट में मौजूद शक्तिशाली एसिड सब कुछ पचा डालते हैं। अरे वाह! और अगर वो कोबरा जैसे खतरनाक जीव को पचा सकता है, तो उसकी सामान्य डाइट भी काफी विविध होगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसानों के लिए मोर किसी वरदान से कम नहीं होते। बिल्कुल, वे सिर्फ दाने या फल नहीं खाते, बल्कि बिच्छू, चूहे, छिपकली और फसलों को तबाह करने वाले टिड्डों का भी सफाया करते हैं। ये आहार विविधता उसे एक बेहतरीन पेस्ट कंट्रोल एजेंट बनाती है। ये तो इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन जंगल के संतुलन में उसकी भूमिका सिर्फ एक शिकारी तक सीमित नहीं है। वो एक सेंटिनल या सक्रिय प्रहरी का काम भी करता है। प्रहरी मतलब वो दूसरों को भी खतरों से आगाह करता है। बिल्कुल। जंगल में जब शेर, बाघ या तेंदुए शिकार पर निकलते हैं, तो जमीन पर रहने वाले जीवों को उनका पता बहुत देर से चलता है। लेकिन मोर की देखने और सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। अच्छा, तो वो अलार्म बजाता है? हाँ, जैसे ही उसे किसी बड़े शिकारी की आहट मिलती है, वो एक बहुत ही खास और तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी ये अलार्म कॉल पूरे जंगल के लिए एक सायरन का काम करते हैं, जिससे हिरन और बंदर जैसे बाकी जानवर सावधान हो जाते हैं और अपनी जान बचा पाते हैं। ये तो एक पूरा रडार सिस्टम हो गया। सही कहा। लेकिन यहाँ एक पेच है। हाँ, जो जीव जोर जोर से चिल्लाकर शेर या तेंदुए को अपनी लोकेशन बता रहा है, वो खुद को कैसे बचाता है? मतलब एक मोर का वजन काफी होता है और इतने भारी शरीर के साथ वो आसमान में चील की तरह घंटों दौड़ नहीं सकता। ये उसके सर्वाइवल मैकेनिज्म का एक और दिलचस्प पहलू है। ये सच है कि वो अपना ज्यादातर जीवन जमीन पर ही बिताता है, लेकिन उसे लंबी उड़ान की जरूरत भी नहीं है। तो फिर वो रात में खुद को कैसे बचाता है? जब सूरज ढलता है ना और रात के शिकारी सक्रिय होते हैं, तो मोर कभी भी जमीन पर नहीं सोता। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके सीधी उड़ान भरता है और जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर जाकर सोता है। यानी जमीन पर अपना राज कायम करना, कीड़े और सांपों का शिकार करना, लेकिन रात के समय जमीनी शिकारियों की पहुंच से दूर आसमान के करीब सुरक्षित हो जाना। ये एक परफेक्ट बैलेंस है। बिल्कुल। अब जब हम एक मोर के इतने सारे वैज्ञानिक रहस्यों और उसके इस अनदेखे योद्धा रूप को समझ ही रहे हैं, तो इसके इर्द गिर्द बुनी गई सदियों पुरानी कहानियों पर चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है। हाँ, मिथक तो बहुत है। मतलब जब किसी जीव का व्यक्तित्व इतना रहस्यमयी हो, तो इंसान उसके बारे में जादुई कहानियां गढ़ने से खुद को रोक नहीं पाता। सबसे प्रमुख मिथक जो लगभग हर किसी ने सुना है, वो ये है कि मोर ने जहरीले सांप को खाया और उस जहर की वजह से उसका गला नीला पड़ गया। ये कहानी बिल्कुल वैसा ही आभामंडल बनाती है जैसा पौराणिक कथाओं में होता है। विज्ञान इस नीले रंग की क्या व्याख्या करता है? देखिए, विज्ञान इस जहर से नीले हुए गले की कहानी को सिरे से नकारता है। गले या पंखों का वो चमकीला नीला या हरा रंग किसी जहर का परिणाम नहीं है। तो फिर वो क्या है? यह एक बहुत ही जटिल प्रकाशिक घटना है जिसे स्ट्रक्चरल कलरेशन कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पंखों के अंदर असल में कोई नीला रंग या पिगमेंट मौजूद ही नहीं है। मतलब अगर हम एक पंख को पीस दें तो कोई नीला रंग नहीं निकलेगा। एकदम सही। उनके पंखों में मुख्य रूप से मेलानिन होता है, जो भूरा या काला होता है, लेकिन पंखों की बाहरी सतह पर सूक्ष्म क्रिस्टल जैसी नैनो संरचनाएं होती हैं।
जब प्रकाश की किरणें इन नैनो स्ट्रक्चर्स पर पड़ती हैं तो वे एक खास कोण पर रिफ्लेक्ट होती हैं और इस रिफ्लेक्शन के कारण हमारी आंखों तक सिर्फ नीली या हरी रोशनी ही पहुंचती है। अरे वाह, ये तो नैनो टेक्नोलॉजी और फिजिक्स का एक और बेहतरीन उदाहरण हो गया। मतलब रंग असल में है ही नहीं, बस रोशनी दिमाग के साथ एक खेल खेल रही है। ये विज्ञान तो उस जहर वाली कहानी से कहीं ज्यादा अद्भुत है। बिल्कुल। हाँ, और इसी से जुड़ा एक दूसरा मिथक है जो इंसान की कल्पना की सारी हदें पार कर देता है। वो ये कि मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती है। मतलब ये सुनकर हमेशा हैरानी होती है कि इंसान किसी खूबसूरत चीज को इतना पवित्र मान लेता है कि उसे जीव विज्ञान के सामान्य नियमों से ही बाहर कर देता है। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। लोग सुंदरता को दिव्यता से जोड़ देते हैं, लेकिन जीव विज्ञान की दुनिया में ये धारणा पूरी तरह से निराधार है। मतलब उनका प्रजनन भी सामान्य ही होता है? हाँ, मोर और मोरनी का प्रजनन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे दुनिया के अन्य सभी पक्षियों का होता है। आंसू पीने जैसी बात का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ये अच्छा है कि हमने इन स्रोतों के आधार पर इन मिथकों को आज स्पष्ट कर दिया। इन दस्तावेजों में कुछ और भी बहुत हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं, जैसे कि इतना भारी भरकम शरीर होने के बावजूद जब एक मोर दौड़ने पर आता है तो वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। हाँ, और ये रफ्तार उसे शिकारियों से बचने में बहुत मदद करती है। इसके साथ ही एक जंगली मोर का जीवन काल भी काफी प्रभावशाली होता है। रोजमर्रा के खतरों के बावजूद प्राकृतिक आवास में एक मोर 10 से 20 साल तक जिंदा रह सकता है। एक और तथ्य जो अक्सर कंफ्यूज करता है वो है सफेद मोर। कई लोग मानते हैं कि सफेद मोर किसी बर्फीले इलाके की प्रजाति है या शायद एल्बिनो है। नहीं, रिसर्च दिखाती है कि ये कोई अलग प्रजाति नहीं है। ये सिर्फ एक जेनेटिक म्यूटेशन है जहां शरीर में रंग बनाने वाले पिगमेंट्स की कमी हो जाती है। लेकिन आंखें सामान्य ही रहती हैं। वे आम मोर ही हैं, बस बिना रंगों के। ये जानना वाकई दिलचस्प है। और इन सभी खासियतों के कारण ही इस पक्षी का महत्व भौगोलिक सीमाओं से भी परे है। मतलब ये सिर्फ भारत का ही राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, बल्कि म्यांमार ने भी इसे अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। अरे, ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो अगर हम आज के इन सभी स्रोतों और रिसर्च को समेटे तो एक बात साफ हो जाती है, आज के बाद जब भी कोई इंसान किसी मोर को देखेगा ना, तो उसे सिर्फ एक खूबसूरत पक्षी नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल। उस रंग बिरंगे लिबास के पीछे अब उसे एक बेहद चालाक, ताकतवर और इकोसिस्टम को बचाने वाला एक ऐसा योद्धा नजर आएगा जो मार्शल आर्ट्स और फिजिक्स का माहिर है। हाँ, और इसी विचार को अगर हम एक कदम और आगे ले जाएं तो आज की ये चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। वो क्या? सोचिए, अगर मोर जैसा एक पक्षी जिसे हमने हमेशा शांति और कला का प्रतीक माना है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इतना रणनीतिक और हिंसक हो सकता है, तो हमारे आसपास मौजूद प्रकृति के ऐसे और कितने मासूम दिखने वाले जीव हैं जो अपने अंदर सर्वाइवल का ऐसा ही खौफनाक राज छुपाए बैठे हैं। प्रकृति में जिसे अक्सर बस एक सुंदरता समझा जाता है, क्या वो असल में क्रूरता को छिपाने वाला एक बेहतरीन छलावरण, एक कैमोफ्लेज मात्र है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबको जरूर सोचना चाहिए।